और ये सबसे बड़ी अक़लियत है। 25 से 30 करोड़ मुसलमान अभी हमारे मुल्क में है और इतने मुसलमान जो है बाकी मुल्कों की कुल आबादी के बराबर है। लेकिन इन्होंने कभी मुस्लिम लीडरशिप को आगे आने ही नहीं दिया, मुस्लिम लीडरशिप के साथ गुफ्त-शुनीद की ही नहीं, उनके साथ बातचीत की होती, उनके साथ सलाह-मशवरा किया होता, क्योंकि ये वक्फ की जो बात है, ये एक दीनी मामला है, एक शरीयती मामला है। ये खाली देश के कानून के मुताबिक नहीं चल सकता है। इसमें बहुत से नाजुक मामलात ऐसे हैं जिन पे डिस्कस करने की ज़रूरत थी, जिन पे क्या बोलते हैं डिलिब्रेशंस की ज़रूरत थी और उसके बाद अगर इन कवानीन में कोई तरमीम करनी होती तो वो उनके मुताबिक। आज तक भाजपा ने जो सलूक रवा रखा है मुसलमानों के साथ और बाकी अक़लियतों के साथ, तो ये सीधी-सी बात हो जाती है कि मुसलमान समझता है कि ये मेरे हुकूक पे जो है शब खून है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो लीडरान है, मुल्क के जो लीडरान है, मुल्क की जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, स्टेट को हमेशा अपने लोगों को साथ लेके। टीवी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो आज सियासी हलचल वादी कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है। लगातार इधर और इधर के बयानात और आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल जो है पास हुई है, लगातार इसी चर्चे पे हम आज बात करेंगे। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां से भी हम लीडर्स की बयानात सुनते हैं सिर्फ इसी के हवाले से जो है वो अपनी बात रखते हैं। हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट मुनीर अहमद खान साहब से बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, उनका क्या विचार है इस हवाले से, इस बिल के हवाले से कुछ सवालात रहेंगे और उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुझे बात करने का अपने चैनल के वसातत से। मुनीर साहब, जिस तरह से लगातार कल जो है लोकसभा में जो है बिल पास की गई है वक्फ के हवाले से, थोड़ा सा मुझे बताएं। जिस तरह से लगातार वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो सभी लीडरान यही बयान दे रहे हैं कि है हमें मंजूर नहीं है। आपकी क्या रिएक्शन रहेगी पार्टी की तरफ से, विस्तार से बताएं। देखिए, जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, ये अक़लियतों का मामला है और अक़लियतें हिंदुस्तान में बहुत सारी है। मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत है हिंदुस्तान में। और जहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से भाजपा जो है आज की डेट में ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा जब से हुकूमत में आई है आज तक इन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर कायम किया पूरे मुल्क में कि इन्होंने अपनी पहचान जो है मुस्लिम दुश्मन के तौर पर दी है। और आज जो ये बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों की दावेदारी कर रहे हैं कि मुसलमानों का हम तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के लिए जो फ़ायदेमंदी की बात करते हैं इस बिल के हवाले से, उसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने पहले से ऐसा एक एटमॉस्फेयर कायम किया होता, इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर मैंडेट्स दिए होते मुसलमानों को और मुसलमानों को अपना मतलब अपने साथ लिया होता, उनके साथ बातचीत की होती, उनको अपनी पार्टी में जगह दी होती, उनको अपने जो है मैंडेट्स दिए होते एमपी के, उनके एमएलएज के मैंडेट्स दिए होते, या मुसलमानों को ऐसा एक मतलब सोच दी होती उनको कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलब बात करेंगे हर बार, मुल्क में आपकी एक हैसियत है, तब मुसलमानों को शायद आज ये बुरा नहीं लगता। इसमें कोई अमेंडमेंट की अगर ज़रूरत थी या कुछ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत थी, मुसलमानों को ये बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस तरह का आज तक भाजपा ने जो सलूक रवा रखा है मुसलमानों के साथ और बाकी अक़लियतों के साथ, तो ये सीधी-सी बात हो जाती है कि मुसलमान समझता है कि ये मेरे हुकूक पे जो है शब खून है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो लीडरान है, मुल्क के जो लीडरान है, मुल्क की जो गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, स्टेट को हमेशा अपने लोगों को साथ लेके चलना होता है। और ये सबसे बड़ी अक़लियत है। 25 से 30 करोड़ मुसलमान अभी हमारे मुल्क में है और इतने मुसलमान जो है बाकी मुल्कों की कुल आबादी के बराबर है। लेकिन इन्होंने कभी मुस्लिम लीडरशिप को आगे आने ही नहीं दिया, मुस्लिम लीडरशिप के साथ गुफ्त-शुनीद की ही नहीं, उनके साथ बातचीत की होती, उनके साथ सलाह-मशवरा किया होता, क्योंकि ये वक्फ की जो बात है, ये एक दीनी मामला है, एक शरीयती मामला है। ये खाली देश के कानून के मुताबिक नहीं चल सकता है। इसमें बहुत से नाजुक मामलात ऐसे हैं जिन पे डिस्कस करने की ज़रूरत थी, जिन पे क्या बोलते हैं डिलिब्रेशंस की ज़रूरत थी और उसके बाद अगर इन कवानीन में कोई तरमीम करनी होती तो वो उनके मुताबिक हो जाती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो स्टेट है, हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क के नुकसान के लिए काम किया जा रहा है। अपने मुसलमानों को अपने आईन से दूर रखा जा रहा है, अपने मुल्क की सालमियत के लिए काम करने का उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है।
मुनीर साहब, जिस तरह से कल से लगातार वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी एमएलएज ने शिरकत की इस मीटिंग में। और लगातार इस विशेष पर बात की हुई है कि जिस तरह से हालिया में गवर्नर ने 48 केस अफसरों को जो है वो ट्रांसफर किया है, आपके हिसाब से क्या गवर्नर साहब ने वो सही किया है? तो आपकी क्या रिएक्शन रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? जरा आप भी इस पर अपने रिएक्शन रखिए। देखिए, इस पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो सियासतदान रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, मैं पहले से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ रहा हूं। कारण यही है, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में यही कहा था कि 2019 का वाक़ा हुआ है, इसके बाद रूल्स चेंज हो जाएंगे, इसके बाद पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। और हमारे सियासतदानों को चाहिए था कि जब इलेक्शंस यहाँ पे हुए तब जाके पहले दिल्ली के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये मामला तय करते कि जिन बिजनेस रूल्स की आज हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने से पहले हमें इन पे बात करनी चाहिए थी कि हम यूटी के अंडर इलेक्शंस लड़ रहे हैं या हमें स्टेट के अंडर में इलेक्शंस लड़ने हैं। आज हम स्टेटहुड की बहुत वावेला कर रहे हैं स्टेटहुड के लिए, लेकिन जब हमारी मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब उनको यहाँ भारी अक्सरियत मिली, वो हल्फ उठाने से पहले इस चीज को रोक सकते थे, इस चीज पे बार्गेन कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तब तक हल्फ बर्दारी नहीं होगी जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा। और यूटी में तो पहली बात है कि 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे जो लागू हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें ये सारी चीजें तब्दील हो गई है, ये सारी चीजें चेंज हो गई है, लेकिन इन्होंने कभी उन चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं। अपने इक्तदार की हवस में हमेशा ये लोग रहे और कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि कल को जो मामला हमने तय करने हैं, ये एलजी साहब के कौन से मामला होंगे और चीफ मिनिस्टर के अंडर में कौन से मामला होंगे। और अब हम क्या कहते हैं कि जब आग लगी है अब हम कुआं खोदने की कोशिश कर रहे हैं। इन मीटिंगों से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हमने जो है 2019 के बाद ये तय ही नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि क्या हमें यूटी में ही हमेशा इलेक्शंस लड़ने हैं या हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा, और तब हम उस हिसाब से आगे की जो है मतलब अपना मैनिफेस्टो या अपने बाकी चीजें जो है तरतीब दे देंगे। तो लेकिन उसमें बदकिस्मती यही है कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ये हमेशा अपने जाती मफादात को ज्यादा आगे रखते हैं और कौमी मफादात को हमारे पॉलिटिशियंस ने कभी आगे नहीं रखा है। चलो मुनीर साहब, अपना वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका वक्त भी काफ़ी कीमती है। हमने भी मुनासिब समझा आज आपसे इस विशेष पर बात करेंगे, तो आपने अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुनीर अहमद खान साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के प्रेसिडेंट है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये शॉर्ट डिस्कशन था और जिसमें हमने कुछ सवालात किए हैं वक़्फ़ बिल के हवाले से, जिससे सियासी लीडरानों के साथ आपको मिलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हुसैन बाबा के साथ सईद वैद, बारामूला कश्मीर से।